हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग गुल्म की चिकित्सा और चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने गुल्म के ऊपर एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने गुल्म की निरुक्ति के बारे में बताया है, गुल्म के बारे में बताया है, गुल्म के निदान के बारे में बताया है, गुल्म की संप्राप्ति के बारे में बताया है, ठीक है, गुल्म के लक्षण के बारे में बताया है, गुल्म के जो 5 स्थान हैं उनके बारे में बताया है कि गुल्म का स्थान दोनों पार्श्व हैं, दक्षिण पार्श्व, वाम पार्श्व, हृदय और नाभि, बस्ती जो होता है ना, गुल्म के स्थान होते हैं। गुल्म के भेदों के बारे में मैंने बताया कि गुल्म के 5 भेद होते हैं। रक्तज गुल्म के बारे में बताया कि जो रक्तज गुल्म होता है वो केवल स्त्रियों में ही होता है, पुरुषों में नहीं होता है। और जो रक्तज गुल्म होता है उसके जो लक्षण होते हैं ना वो गर्भवती महिला के समान होते हैं। इसलिए जो रक्तज गुल्म होता है उसकी चिकित्सा हम लोग 10 माह के बाद करते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल गुल्म की चिकित्सा और चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप गुल्म के बारे में और भी जानना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग गुल्म के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में बताया गया है कि आचार्य चरक और सुश्रुत ने समस्त गुल्म चिकित्सा के समान चिकित्सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मतलब कि आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने ही गुल्म की चिकित्सा का सामान्य सिद्धांत दिया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि गुल्म वात प्रधान व्याधि है, अतः इसमें सब प्रकार से वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब कि गुल्म के बारे में बताया गया है कि गुल्म जो होता है ना वात प्रधान व्याधि, इसलिए जो होता है ना हमें इसमें वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। समस्त गुल्मों में स्नेहन स्वेदन के पश्चात जो भी चिकित्सा की जाती है वह सफल हो जाती है। मतलब गुल्म की चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि समस्त कोई भी गुल्म हो उसमें सबसे पहले हम लोग स्नेहन स्वेदन कराते हैं, उसके पश्चात जो भी हम लोग चिकित्सा करते हैं गुल्म की, उसमें जो होता है ना वो लाभप्रद हो, मतलब वो चिकित्सा जो होती है ना सफल होती है। दिया है कि निरु एवं अनुवासन वस्ती के बार बार प्रयोग करने से भी गुल्म शांत होता है। मतलब निरु वस्ती अनुवासन वस्ती देते हैं तो भी गुल्म जो होता है ना शांत होता है। एक अवगाहन, प्रदेय, अभ्यंग, वमन, मर्दन, स्वेदन, लंघन, छप्पड़, स्नेहन आदि गुल्म में लाभप्रद होते हैं। मतलब गुल्म में जो होता है हम लोग निरु वस्ती अनुवासन वस्ती दे सकते हैं, ठीक है, जिससे गुल्म में शांति मिलती है। गुल्म में हम लोग सेक दे सकते हैं, सेक अवगाहन, प्रदेय, अभ्यंग कर सकते हैं, वमन करा सकते हैं, मर्दन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, लंघन कराते हैं, छप्पड़ कराते हैं, स्नेहन भी कराते हैं। ठीक है, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं ना गुल्म में लाभप्रद होती हैं। ठीक है, रक्त मोक्षण में हम लोग गुल्म में रक्त मोक्षण भी करा सकते हैं, सिरा वेदन भी करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा आचार्य चक्रदत्त ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है कि अग्निमान से गुल्म बढ़ता है। मतलब जो अग्निमान का पेशेंट है अगर उसमें गुल्म हो गया है तो उसमें जो होता है ना गुल्म की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तथा अग्नि के तीव्र होने पे शांत हो जाता है। मतलब जिसकी अग्नि मंद होती है उसमें गुल्म बढ़ता है, लेकिन जिसकी अग्नि तीव्र होती है उसमें गुल्म शांत होता है। अतः गुल्म के रोगी को यथोचित मात्रा में भोजन कराकर अग्निबल की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अग्निबल का जो होता है ना गुल्म में बहुत ही महत्व होता है, इसलिए जो होता है हमने गुल्म के रोगी को यथाचित भोजन कराना चाहिए और उसके अग्निबल की रक्षा करनी चाहिए। गुल्म की चिकित्सा सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो गुल्म होता है ना उसकी चिकित्सा सिद्धांत के बारे में चरक और सुश्रुत ने बताया है, सामान्य सिद्धांत ही बताया है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि गुल्म वात प्रधान व्याधि है, वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले अगर हम लोग कोई भी गुल्म में अगर हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं उससे पहले अगर हम लोग स्नेहन स्वेदन करा लेते हैं उसके बाद वो चिकित्सा करते हैं तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि गुल्म में हम लोग अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। ठीक है, और भी क्रियाओं के बारे में बताया गया है कि अन्य क्रिया जैसे सेक, अभ्यंग, प्रदेय वगैरह है, ये भी कराते हैं तो गुल्म में लाभदायक होता है। आचार्य चक्रदत्त ने रक्त मोक्षण सिरा वेदन के बारे में बताया है। ठीक है, अग्निबांध से कोरिलेशन करके बताया गया है कि अग्निबांध वाले में गुल्म जो होता है ना उसकी वृद्धि होती है, जबकि जिनकी अग्निमंद मतलब तीव्र होती है उसमें जो होता है ना गुल्म शांत हो जाता है। अब हम लोग गुल्म की चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि गुल्म जो होता है उसमें संशोधन चिकित्सा कौन कौन सी करा सकते हैं और संशमन चिकित्सा में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। अब हम लोग संशोधन चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुल्म के संशोधन चिकित्सा में हम लोग स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गुल्म वात प्रधान व्याधि है तो वात दोष की चिकित्सा की जाती है। तो कोई भी चिकित्सा जब हम लोग गुल्म में करते हैं तो सबसे पहले स्नेहन स्वेदन ही कराते हैं। इसलिए बताया गया है कि संशोधन चिकित्सा में जो होता है ना हम लोग गुल्म में स्नेहन करा सकते हैं, स्वेदन करा सकते हैं, वमन करा सकते हैं, स्नेह विरेचन करा सकते हैं, निरु और अनुवासन वस्ती भी दे सकते हैं। और आचार्य चक्रदत्त ने रक्तमोक्षण और सिरा वेदन का भी वर्णन किया है कि हम लोग गुल्म में रक्तमोक्षण और सिरा वेदन भी कर सकते हैं। अब हम लोग संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि गुल्म में जो होता है ना हम लोग कौन कौन सी संशमन चिकित्सा में कौन कौन से औषधि दे सकते हैं। संशमन चिकित्सा से संबंधित मैंने एक ट्रिक तैयार की है, इससे द्वारा जो होता है ना हम आसानी से संशमन औषधियों का नाम याद कर सकते हैं। जैसे कि है गुल्म में शिव क्षीर एवं हिंगू कुमारी को दे। ठीक है, हो गया गुल्म है तो गुल्म से हो जाएगा गुल्म कुठार रस हो गया, गुल्म काला नल रस हो गया। ठीक है, शिव से शिव क्षार पाचन चूर्ण हो गया, क्षीर से क्षीर सटफल घृत हो गया,
एव की अगर बात करें तो एव के ए से एरंडतैल और व से वासाघृत हो गया। हिंगू की अगर हिंगू से अगर बात करें तो हिंगू से हिंगवादी वटी दे सकते हैं, हिंगवादी चूर्ण दे सकते हैं। कुमारी से कुमारी आशो दे सकते हैं। क से कांकायन वटी दे सकते हैं और क्रव्याद रस दे सकते हैं। और अगर द की बात करें तो द्राक्षातिकृत और दशमूलादि क्वाद दे सकते हैं। मतलब इस ट्रिक के द्वारा जो होता है ना, हम इन औषधियों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है गुल में शिव क्षीर एवं हिंगू कुमारी को दें। ठीक है, तो इससे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अतः हम लोगों ने गुल्म के बारे में, गुल्म के चिकित्सा सिद्धांत और गुल्म के बारे में पढ़ लिया, और भी मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें गुल्म के बारे में मैंने और भी चीज़ें बताई। अब हम लोगों ने गुल्म की चिकित्सा सिद्धांत और गुल्म की चिकित्सा के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।